हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको समझेंगे अच्छे से। तो आइसोमेरिज्म हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमेरिज्म हैव different arrangement of ligand around the central metal atom is known as structure isomerism। क्लियर है क्या? different arrangement of ligands around the central metal atom। तो जो ligands है उनका अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट किसके चारों तरफ? सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा? सेम वैसा ही है जैसा हम पहले पढ़े थे कि फॉर्मूला सेम रहता है, तो इसी में भी क्या होगा? फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। इसका एक पार्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? आयनाइज होने के बाद डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? आयनाइज होने के बाद डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि ये है CONH36Br SO4। अब ये जो कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है, तो कंपाउंड दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें Br अंदर है, इसमें Br बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। सेम इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस होगी प्लस। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे BaCl2 से, तो Ba+2 और 2Cl माइनस, ये हो जाएगा। तो ये प्लस वाला पार्ट किससे रिएक्शन करेगा? इस माइनस वाले के साथ, और क्या बनाएगा? BaSO4, जो कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, फिर अगर इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें क्या है? Br बाहर है, तो जब AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो क्या होगा? ये जो Ag+ है ये क्या करेगा? इस Br- से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? AgBr, जो कैसा होगा? येलो कलर का। तो अलग अलग आयन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये जो आइसोमेरिज्म है ये कब अराइज होता है? जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। एम्बिडेंटेड आप जानते हैं वो लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक, तो एग्जांपल से समझेंगे, COONO + NH3 5Cl2, CONO2 NH3 5Cl2। देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमको इसमें दोनों के अंदर। तो यहाँ पर ONO है, यहाँ पे NO2 है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये O से डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे ये किससे डोनेट कर रहा है? N से डोनेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स पूरा क्या है? एक जैसा है, सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा? लिंक करेगा दोनों में ऐड होने वाला लिंकेज। ठीक है, तो एक ही कॉम्प्लेक्स, ये एक लिगेंड है, और ये क्या है? एक तो O से लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, और इधर N से कर रहा है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे O से भी डोनेट कर रहा है, इसका नाम है नाइट्रिट्रो और इसका नाम है नाइट्रो NO। ठीक है, तो ये N एटम डोनेट कर रहा है, यहाँ पे O एटम डोनेट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मतलब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा। हाइड्रेट नाम से पता चल रहा है, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे H2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। इसमें H2 कितने टाइम्स है? 5 + 1 6 टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स है? 4 + 2 6 टाइम्स। तो सब में जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, या इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 है। लेकिन क्या होगा? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में अंदर और बाहर के रेशो में डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे हम समझेंगे, यहाँ पे 6 है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कितना है? 0। यहाँ पर कितने? 5 है, यहाँ पर कितने? 1 है, यहाँ पर कितने? 4 है, यहाँ पे कितना? 2 है। तो अंदर और बाहर के रेशो में डिफरेंस होगा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में, और वाटर प्रेजेंट होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? जो कैटायन और एनायन है, इसमें क्या होता है? या तो लिगेंड चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर या तो लिगेंड चेंज होता है, या फिर क्या चेंज होता है? सेंट्रल मेटल एटम। तो जैसे हम इसमें बात करेंगे, इन दोनों के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर CONH3 6+ है, CrNH6- है।
ठीक है, और दूसरा कंपाउंड ये है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर CO है तो यहाँ पर क्या है, Cr है पॉजिटिव में, यहाँ पर Cr है तो यहाँ पे क्या है, CO। क्लियर हो गया। तो दोनों केस में क्या है, इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, Cr, CO को कौन रिप्लेस कर दिया, Cr, यहाँ पे Cr को कौन रिप्लेस कर दिया, CO। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होगा, बड़ा सा बॉक्स होगा और उसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है ये, पहली बात तो मैं बता दूं आपको। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे हम पहले पढ़े थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेम दूसरी टाइप का है GI, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो केस फर्स्ट हम समझ रहे हैं पहला वाले को, किसको समझ रहे हैं, GI को। GI क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जैसे हमने उसमें पढ़े थे सिस ट्रांस, तो यहाँ पर भी सिस ट्रांस देखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो केस फर्स्ट है फॉर टेट्राहेड्रल कंपाउंड। तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखना चाहते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, इसमें एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है, B, C और D, ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट है इसका। जो एंगल है A और D के बीच में वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। अगर मैं क्या करूं, अगर C और D इन दोनों को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि C को कहाँ लिख दूं यहाँ पे और D को कहाँ लिख दूं यहाँ पे, तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। तो अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है, जब कोई चेंज प्रेजेंट हो। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर आप किसी भी एटम, कोई से भी एटम को अगर आप एक दूसरे से रिप्लेस कर दोगे तो ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। क्लियर है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होता। केस फर्स्ट देखा हमने टेट्राहेड्रल। केस सेकंड है फोर्थ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड के लिए हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है MA4, ठीक है। तो MA4 जो हमारे पास एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझना है आपको। तो देखिए यहाँ पर A कितने, जो A क्या है, M का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम और A मतलब कोई लिगेंड है, ठीक है। कितने टाइम से, 4 टाइम से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, A कितने टाइम से, 4 टाइम से। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, AA एक पेयर बनाएंगे और AA इसका एक और पेयर बनाएंगे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है। क्लियर। तो हम इसमें देखेंगे किस तरीके से, इसमें देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हमको मेथड्स यूज करके, थोड़ा माइंड यूज करके हमको इसका आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूं, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूं, तो कोई चेंज आएगा क्या इसके अंदर, कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज नहीं आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि M सेंटर में है, सेंट्रल मेटल, और 4 इसके साथ क्या अटैच है, लिगेंड अटैच है। तो अगर मैं मान लो इस A को ऊपर वाले A के साथ रिप्लेस कर दूं, तो क्या इस कंपाउंड की ज्योमेट्री में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। मीन्स इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है MA3B। तो इसमें क्या करेंगे, A के कितने पेयर बनाएंगे, AA, फिर एक और A बचा है तो वो B के साथ हो जाएगा, AB। तो अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें कितने A है, 3, 1 2 3 A लगा दिए, और एक क्या है, B। अब अगर मान लो मैं इसमें कोई चेंज करूं, मान लो इस B को ऊपर भेज दूं, A को नीचे भेज दूं, तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने M लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, A, तो कोई चेंज आया क्या, कोई भी चेंज नहीं आया। कैसे, क्यों नहीं आया, कैसे चेंज कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, AB, और इधर से देखेंगे तो क्या है, AA, और सेम इसमें देखेंगे हम, ये क्या है, AA और ये क्या है, AB। तो दोनों क्या हो गए, सेम ज्योमेट्री। चेंज करने के बाद तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखेंगे, MA2B2। तो A2B2 के अंदर ज्योमेट्री चेंज हो रही कि नहीं हो रही, तो उसको चेंज कर देखेंगे। A कितने हैं, 2, तो A एक पेयर बन गया और B का भी 2 पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस A को इस B के साथ शिफ्ट कर देंगे और इस वाले A को इस B के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया AB और ये AB। क्लियर हो रही बात। मीन्स इसमें अंदर क्या हो रहा है, ज्योमेट्री चेंज होगी। तो ज्योमेट्री चेंज होगी तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और कितने करेगा, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, तो 2 करेगा। तो यहाँ पे देखा MABBA,
ठीक है। यहाँ पर MAA और ये क्या है BB। तो यहाँ पर अगर हम चेंज देखेंगे चेंज, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे BB और ये AA, यहाँ पर कितना है AB और ये AB, चेंज है ना। तो चेंज मीन्स ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कितने करेगा 2GI। यहाँ पर देखेंगे MABCD, तो MABCD के अंदर हम देखेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे, AB एक पेयर बन जाएगा, फिर CD। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से। तो एक्सचेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, इसको A के साथ क्या लिख देते हैं अपन, C लिख देते हैं पहले, क्लियर है। A के साथ C लिख दिया और क्या लिख दिया, BD लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये पॉसिबल है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ एक और हो सकती है, A के साथ क्या लिख दूँ मैं, D को लिख दूँ, तो AD आ गया, ठीक है। और क्या आ गया, BC। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है। तो टोटल कितनी होगी, 3। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन चेक करते हैं। तो कैसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव की कंडीशन को देखते हैं, अगर कोई भी एक पेयर A टाइप का हो या फिर कोई भी 2 पेयर AB टाइप के होंगे तो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर हो रही बात। जैसे यहां पर इधर आएंगे, इसके अंदर देखेंगे कोई भी एक पेयर A टाइप का है क्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर इस वाले के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी एक पेयर क्या होना चाहिए, A टाइप का होना चाहिए। तो इसके अंदर A टाइप का दिख रहा है हमको, A, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये, ठीक है। इसमें AB टाइप का है, मीन्स ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर होगी बात। ऑप्टिकली इनएक्टिविटी की कंडीशन समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, MA6 में हम क्या कर रहे हैं देखेंगे, तो 2 का पेयर बनाएंगे, A, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करके देखेंगे एक दूसरे को। अगर कंपाउंड चेंज हो रहा है मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा, सीधी बात। तो कैसे, इसको A को इसके साथ चेंज करेंगे, इसको इसके साथ चेंज करेंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मीन्स ये क्या होगा, A6 जो होगा इसके, ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और इसमें क्या है, कोई सा भी एक पेयर A टाइप का है क्या इसमें, हाँ है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर होगी बात, ठीक। नेक्स्ट, MA5B। तो MA5B के अंदर क्या होगा, देखो AA फिर A फिर AB, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करें एक दूसरे के साथ, A को A के साथ चेंज करेंगे तब भी क्या बनेगा, सेम यही वाली चीज बनेगी। तो इसके अंदर भी क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो GI। और ये क्या है, A टाइप का एक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखो थोड़ा सा माइंड लगाना है कि इसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको इसके साथ चेंज करोगे तब भी बात वही होगी, है ना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट, MA4B2। अब A4B2 के अंदर हम चेक करेंगे तो A कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो लिखेंगे A, फिर वापस A, फिर क्या लिखेंगे, BB, क्लियर है। अब इसमें और कौन सा चेंज कर सकता हूँ मैं कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। देखो चेंज, और कोई चेंज पॉसिबल है क्या इसके अंदर, हाँ पॉसिबल है। कैसे, इस A को इस B के साथ डाल देंगे और इस A को इस B के साथ डाल देंगे, तो ये AB टाइप हो गया। इसके अलावा और कोई चेंज पॉसिबल है क्या, नहीं है, करके देख लेना चाहे आप, ठीक है। इसमें इसके अलावा अदर कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये 2। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिविटी की कंडीशन चेक करनी है हमको, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई सा भी एक पेयर A टाइप का होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसके अंदर देखो कोई सा भी एक पेयर A टाइप का है क्या, हाँ है ना, ये रहा ना A टाइप का। दूसरा, कोई से भी 2 पेयर कैसे होंगे, AB टाइप के, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, MA3B3। A3B3 में कैसे देखेंगे हम, 3 A है तो A हो गया, फिर क्या है A, फिर B आ जाएगा इसके साथ, और फिर 2 B आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई चेंज पॉसिबल है, करके देख लेंगे।
एक और चेंज पॉसिबल है, कौन सा चेंज पॉसिबल है? ए के साथ बी, एक तो ये हो गया। अब इन दोनों को चेंज कर देते हैं अपन एक दूसरे से, कैसे? इसको और इसको। तो ए बी और ये इसके साथ चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बी। तो तीनों क्या बन जाएंगे? ए बी ए बी ए बी। यहाँ पे क्या था? ए बी बी बी। अगर हम इसमें कोई और चेंज करेंगे तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा इसमें, है ना? आप लोग करके देख लेना भले, ठीक है? कोई चेंज पॉसिबल नहीं है इसमें, ये दो ही चेंज पॉसिबल है, ठीक है? किसको भी आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है? तो अब इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो ए का एक पेयर है और एक पेयर ए का है, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या है? ए बी के मिनिमम 2 होने चाहिए, इसमें तो 3 पेयर है, तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने हैं? 1 और 2 है, ठीक है? अब देखो ऐसे हम कहाँ तक याद करेंगे, तो देखो मैं आपको एक थोड़ा ट्रिक बोले तो, नोट बोले तो, नोट भी बोल सकते हैं, स्टोन ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो A2B2 मतलब 22 है, 22 होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 बनेंगे। इसको लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? चाहे आप IIT का पेपर दो चाहे नीट का दो, ठीक? 3 तो 3 में होगा तो मीन्स क्या होगा? इसके भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अगर A4B2 होगा मतलब कि 42 तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होंगे? उसके 2। अगर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो तो कंडीशन क्या होगी? इधर देखो, ABCD को मतलब यहाँ पर 1 1 1 1, यानी कि सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होगा, ठीक है? या फिर 3 तो एक ही सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, यानी कि A3 B2 और C। तो समझ में आ रहा है ना? इसको हम कैसे लर्न करेंगे? देखो समझा रहा हूँ आपको। ये तीनों डिफरेंट है, तो ये 1 1 1 1 तीनों अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा? इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3 बनेंगे, ठीक है? इसको आप लर्न कर लोगे तो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन यूँ एकदम टिप्स पे होंगे, ठीक है? डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। अगर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है? M3 1 1 1। M3 1 1 का मतलब क्या है? M A3BCD, ये है मतलब इसका। क्लियर होगी बात? यहाँ पर MABCD का मतलब क्या है? तीनों अलग अलग है ना? यस में तो लिख ही रखा है हमने। उसके बाद अगर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 5 हो तो कितने क्या केस होगा? M2 का मतलब MA2B2C2, इस टाइप से। क्लियर होगी बात? तो इसको लर्न कर लेना पूरे को। 6 होगा तो क्या होगा? M2211। 2211 का मतलब क्या है? MA2B2 फिर CD, इस टाइप से। क्लियर होगी बात? यहाँ पर अगर 15 होगा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो कंडीशन क्या होगी? ABCDEF, यहाँ तक चला जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर 9 होंगे इसमें, अगर 15 आएंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो कंडीशन क्या होगी? ABCDEF। ऐसे 6 लिगेंड अटैच होंगे सिंगल। अगर M21111 मीन्स A2BCDE होगा, A2BCDE होगा तो क्या होगा? टोटल 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं, और अगर ये टेबल लर्न होगी तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, ठीक है? इससे आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे नीट का हो, चाहे IIT का हो, चाहे जिसका भी हो। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है GI एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फॉर बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है? तो बाइडेंटेड लिगेंड ये 2 तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल भी होते हैं। तो सिमेट्रिकल को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल को AB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे कि ये EN का एक हमारे पास एग्जांपल है, इथाइलिन डाइमीन। तो इसको जब हम बीच से कट करेंगे तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या है? सेम है। तो मतलब क्या है? ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है? उसके बाद अनसिमेट्रिकल मतलब ये ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इसको जब हम बीच से कट करेंगे तो ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट क्या है? अलग है। तो मीन्स क्या है? ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स,
क्लियर होगी बात। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? पीओएस। पीओएस क्या? जैसे मान लो यहाँ पर हमने इसको इक्वल पार्ट बीच में से कट किया, तो ये क्या किया? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कंपाउंड के अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों? जब हम बीच में से इसको कट करेंगे तो ये तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए दो कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगर पीओएस होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोला हूँ मैंने? अगर पीओएस होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर पीओएस नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मीन्स उसके दो आइसोमेरिज्म बनेंगे, डी फॉर्म और एल फॉर्म, यानी कि डी आइसोमेरिज्म और एल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डी आइसोमेरिज्म और एल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, तो यहाँ पर पीओएस अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके दो आइसोमेरिज्म होंगे डी एंड एल। क्लियर होगी बात? ठीक, देखिए इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात देखो समझे। देखो सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा। अगर मान लो जो हमने पहले अभी क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम था M(A2)B2, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पर सिस कब होगा? जब AB और ये क्या है? AB दोनों अगर डिफरेंट है, जैसे कि ये इधर AB हो गया और इधर भी क्या हो गया? AB हो गया, तो ये क्या है? अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है? इसको सिस बोल देंगे। यहाँ पे क्या है? सेम है BB और ये A, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रांस। ठीक, तो हम हमारे वाले टॉपिक पे आते हैं। पीओएस के बारे में समझ में आ गया आपको? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये है एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है? MAA3। MAA3 का मतलब क्या है? A बोले तो सिमेट्रिकल लिगेंड, तो सिमेट्रिकल लिगेंड समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिमेट्रिकल लिगेंड अटैच है इस मेटल से, तो ये मेटल है। सिमेट्रिकल लिगेंड कितने हैं? A 3 है। तो देखो एक इधर चिपक इधर से लगा दिया हमने A, एक उधर लगा दिया A और एक इधर लगा दिया A। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम। जैसे कि ये अपने पास ये पेपर है, तो इस पेपर में क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, अरेंजमेंट कैसे है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये जो लिगेंड से किस तरीके से अटैच है, तो ये हमारे पास ये जो पेपर है, ओके, तो इसमें क्या है ना, ये चार कॉर्नर से 1 2 3 4, इसके ऊपर ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसका ज्योमेट्री जो है वो किस टाइप से है कि एक लिगेंड तो इस प्लेन में लगा हुआ है इस टाइप से, ऐसे, एक लिगेंड लगा हुआ है इस टाइप से, और एक लिगेंड अटैच है यूं कॉर्नर से नीचे से। क्लियर हो रही बात? एक तो लिगेंड कैसे है? इस टाइप से, और एक क्या है? इस प्लेन के अंदर है यूं, और एक ऐसा है ऊपर से और इस तरह। ठीक है, तो इस टाइप का है कंपाउंड। तो अब अगर हम इसको कट करेंगे, मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ से सेंटर से कट करेंगे या साइड से कट करेंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, और पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इसके दो फॉर्म बनेंगे, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? दोनों लिगेंड कैसे सेम है। ए क्या है? सिमेट्रिकल लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्या है, अगर हम इन दोनों ए को चेंज करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो इसको हम इस वाले एग्जांपल समझेंगे। EN थ्राइस, EN मतलब इथाइलिन डाइमीन है ना, 3 टाइम्स है। M का मतलब कोई भी मेटल अटैच होगी, CO भी हो सकती है, CN भी हो सकती है, CO हो सकती है, Fe हो सकती है, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर M मेटल सेंटर में है, और EN कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो एक इधर से अटैच है, एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है। तो जैसे कि मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल से बताया था, तो यहाँ पर क्या है, इसका अरेंजमेंट कैसे है? जो EN है सिमेट्रिकल लिगेंड, वो एक तो ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है और एक नीचे से लगा हुआ है इस टाइप से। तो जब हम इसको बीच में से कट करेंगे तो ये कभी भी बीच में से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके अंदर पीओएस नहीं होगा, तो पीओएस नहीं होगा तो डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा। डी और एल क्या होता है इसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, एल का मतलब लीवो होता है, ठीक है, इसको समझा देंगे आगे, ठीक है। बस अभी ध्यान रखिए डी फॉर्म बनता है और एल फॉर्म।
आगे देखेंगे MAB3। AB3 का मतलब है जब अनसिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट हो। कौन से लिगेंड प्रेजेंट हो? अनसिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड प्रेजेंट हो तो इसकी क्या कंडीशन होगी? तो देखो यहाँ पर है ये AB, ये AB और ये AB। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये AB और ये AB। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज देख रहे हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ वाला जो A था इसको ऊपर भेज दिया और B वाले को नीचे भेज दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। बाकी कंपाउंड क्या है, सेम है। तो इसमें और इसमें क्या चेंज है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो कैसे पता करेंगे हम? तो यहाँ से देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक तो वर्टिकल में देखो ये AB और इधर से AB और ये क्या है AB। तो AB टाइप हो गया। इसमें देखेंगे तो ये क्या है ABB और ये AB। तो क्या दोनों में क्या हो गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो चेंज हो गया मीन्स ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कितने, 2GI शो कर रहा है। ठीक, दूसरी बात POS है कि नहीं है साहब, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो बीच में से तो वैसे कट नहीं होंगे, तो इसके अंदर भी POS नहीं होगा और इसके अंदर भी POS नहीं होगा। तो POS नहीं है, इसमें POS नहीं है, तो मतलब ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब क्या है, D फॉर्म और L फॉर्म में, D फॉर्म और L फॉर्म। तो टोटल अपन ऑप्टिकली टोटल POS अगर हम पूछेंगे, इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी, इसके अंदर 2 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे MAA2B2। तो MAA2B2 के अंदर हम क्या करेंगे, बीच में सेंट्रल मेटल एटम लिखा है, BB ऊपर B नीचे B, उधर A और इधर A है। तो ये इसको अगर हम बीच से कट करेंगे तो क्या कट हो जाएगा, इक्वल पार्ट में, हाँ इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो मतलब POS प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर हो गया। अब इसमें अगर कोई दूसरा चेंज देखूंगा मैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया आपस में। इस समझ रहे हो, ये A तो ऐसे ही था, अब क्या किया मैंने, ये जो BB है इसको साइड में लिख दिया, तो BB साइड में हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर POS नहीं होगा। POS नहीं होगा तो मतलब कि क्या होगा, 2 फॉर्म होगी। कौन कौन सी, D फॉर्म एंड L फॉर्म। क्लियर है, तो D फॉर्म और L फॉर्म, D एंड L। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की बात करेंगे तो 2GI पॉसिबल है इसके। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखा हूँ मैं, पहले मैंने इनको लगा के देखा है दोनों सिमेट्रिकल लिगेंड को, और फिर इस B को लगाया ऊपर नीचे। फिर इसके अलावा मैंने देखा कि भाई और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है क्या इसमें, तो उसमें मेरे को ये वाली पॉसिबिलिटी नजर आई। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो यार, ये POS प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, इसको समझने में थोड़ा डायरेक्ट कैसे देखें हम। तो डायरेक्ट कैसे देखेंगे, अगर मान लो कि ऊपर और नीचे दोनों जो एटम है वो क्या है, सेम है, तो अगर सेम होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का प्रेजेंट होगी। तो जैसे कि इसमें सेम है, अगर इसको कट करेंगे तो इसके अंदर POS प्रेजेंट होगा, तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा एक और केस होता है, अगर मान लो यहाँ पर A और B दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन साइड में एटम कैसे हैं, सेम है, तब भी POS प्रेजेंट होगा। तीसरी केस, अगर दोनों डिफरेंट है और इधर एक सेम है और एक तरफ डिफरेंट है, तो क्या होगा, POS प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो 3 नोट है, ये 3 नोट इधर देखो, ये 3 नोट, इनको याद रखना है। अगर दोनों कैसे हैं, सेम है, और इधर साइड में भी कैसे हैं, सेम अटैच है, दोनों तरफ सेम, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो POS प्रेजेंट होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेम अगर सेकंड वाले को देखें कि अगर दोनों अगर डिफरेंट है और दोनों तरफ कैसे हैं, सेम है, तब भी POS प्रेजेंट होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीसरा केस, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैसे डिफरेंट है, एक तरफ सेम है और इधर डिफरेंट है, तो POS प्रेजेंट नहीं होगा और कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और D एंड L फॉर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग ढंग से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हैं। जो टॉपिक है CFT, वेरी इंपॉर्टेंट, CFT क्रिस्टल फिट थ्योरी। तो क्रिस्टल फिट थ्योरी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है K4 FECN6।
विल दिस कंपाउंड शो कलर और नॉट, ठीक है। तो देखो CFT में क्या पूछेगा, कलर पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको कलर फाइंड आउट करना है, ये कलर कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो उसको हम सॉल्व करना देख रहे हैं। यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले कर चुके हैं इसको, तो वही काम करना है जो पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले इसका Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का, तो वो कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो वो कितना कैसे निकालेंगे अपन, K का 1/4 FeX है, Cn का -1/6 = 0, x = +2। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। Fe का नंबर आता है 26, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फ्रेकोनी 26, तो 4s2 3d 6 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस डी के बॉक्स को यहाँ पे लिखेंगे 3d, जैसा पहले करते थे। ये हो गया 3d के बाद 4s, फिर 4p, फिर 4d, ये 4d। अब क्या करेंगे, ये 3d के कितने इलेक्ट्रॉन से इस पर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से फिल करना है, 1 2 3 4 5 और 6। एस पे कितने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ऐसे करते थे पहले। अब ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिगेंड चेक करेंगे। लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होती है, पेयरिंग। इधर देखिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होती है, पेयरिंग। तो यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे, तो इस तरीके से इसमें पेयरिंग होगी। और पेयरिंग होने के बाद ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हो रही बात, ये इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर। ये 3d 4s पूरा खाली है, ठीक है। 4p भी खाली है और 4d तो खाली है इसीलिए। अब यहां से क्या होगा, जो हमारा टॉपिक है CFT क्रिस्टल फिट थ्योरी, इसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। क्लियर हो रही बात, तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ तक आपको पहले जो हम काम कर चुके हैं इतना काम तो आपको यहाँ तक करना ही है, सेम टू सेम। अब यहाँ से CFT की स्टार्टिंग होगी। कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए किस टाइप से करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करते हैं, एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो D है 3D के बॉक्स को यहाँ पे फिल कर देते हैं इस तरीके से। ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, अपना एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे फिर इसमें, ठीक है। फिर इसको इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ये जो स्टार्टिंग के जो 3 बॉक्स है, इसको ये बॉटम में जाते हैं और ये 2 बॉक्स है वो कहाँ पे चला जाता है, टॉप में। तो स्टार्टिंग के 3 बॉक्स ऐसे, 2 बॉक्स टॉप पे, इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे इसके, जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें दे रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है इसमें, वो होती है डेल ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अगर हम इसके हाफ वैल्यू की बात करेंगे तो ये होती है 3/5 डेल ऑक्टाहेड्रल के बराबर। और ये जो नीचे वाली जो हाफ होती है वो होती है -2/5 डेल ऑक्टाहेड्रल। क्लियर होगी बात। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 3D का बॉक्स है, ठीक। इस 3D के बॉक्स को यहाँ पे रख दिया, ये मैजिक बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 स्टार्टिंग के 3 और जो ऑर्बिटल्स है उनको नीचे लिख देंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे। आप जानते हो D जो ऑर्बिटल्स होता है, D जो सबसेल होता है उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, DXY, DYZ, DZX, dx² -y² और dz²। ये 5 होते हैं। 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। क्लियर होगी बात। अब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे अपोजिट स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ऊपर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4, ठीक है। तो क्या होता है, जो अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, इसको T2G बोलते हैं और इसको Eg बोलते हैं, हाँ ना। ये ग्राउंड हो गया, ये एक्साइटेड हो गया। तो जो अपोजिट स्पिन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक्साइट होके ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके
ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर कितनी देर तक रहता है ये 10⁻⁸ सेकेंड तक। 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ पे आता है, यहाँ पे रुकता है और फिर उसके बाद कैसा फील करता है, अनस्टेबल सा फील करता है। और अनस्टेबल सा फील करता है तो वापस से किस में आ जाता है, वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करिए, और जब ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी क्या करिए, रिलीज करिए। तो जो एनर्जी रिलीज करिए उसको अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में देखेंगे ना, तो उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। तो देखेंगे कलर किसका कैसे बताते हैं हम, वो भी बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तभी कलर शो करेगा, वरना कलर शो नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, तो जा सकता है तो कंपाउंड कलर शो करेगा। मीन्स जो K4Fe6 है वो क्या करेगा, कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज भी पूछते हैं, दूसरी CFSC। CFSC क्या होता है, क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू भी पूछता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, 3/5 N Eg माइनस 2/5 N T2G डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस NP। इसमें किस किस को क्या क्या बोलते हैं, देखो NEG का मतलब क्या है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो Eg क्या है, Eg का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, Eg में कितने। N-T2G का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G है ना, इन Eg। इसके बाद ये जो N है, N क्या है, मूविंग। इस फॉर्मूले में NEG का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 है इस केस में। N-T2G का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G के अंदर कितने हैं, 6 है इस केस में। N क्या होता है, N टोटल नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा सकते हैं। देखो अपोजिट स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है P क्या होता है, P होता है पेयरिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। ये क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी हमेशा, अगर नहीं गिवन होगी तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे हम, P का P यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो ठीक है। डेल O क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखिए अब देखो हमने जो ये क्वेश्चन देखा, इसके अंदर हमको ये तो पता चल गया कि अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन है जो है वो क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, तो कंपाउंड कलर शो कर सकता है, ठीक, दूस करेगा मतलब। दूसरा इसमें ये पूछेगा CFSC की वैल्यू बताओ। तो CFSC की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें इसको, देखो CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 3/5 NEG। तो N 3/5 इधर देखेंगे, 3/5 NEG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, क्लियर। माइनस 2/5 N-T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, डेल ऑक्टाहेड्रल प्लस NP। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने मूव इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 3, तो 3P। क्लियर होगी बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, तो 12/5 प्लस 3। क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू है, CFSC। तो ये CFSC वैल्यू जो हमने निकाली है ये किसके लिए, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। क्लियर है। सेकेंड है NiCO4। तो NiCO4 में कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4। तो हम सिर्फ बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। देखो 6 के लिए हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसका कलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे NiCO4 है, ओके। पहले क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इक्वल टू कैसे निकालेंगे, Na का OX मान लेंगे। CO न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो 0 × 4
0 × 4 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। एनआई का नंबर कितना होता है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफेकोनी 28, तो 28 होता है, तो 4s2 3d 8 ये लिखेंगे। अब डी का बॉक्स, ये डी ऑर्बिटल लिखेंगे इस तरीके से। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? ये 3d हो गया। अब 4s को लिखेंगे, ऐसे ही करते थे हम पहले, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, फिर क्या करते थे हम? 4p, फिर क्या लिखते थे? 4d, ये हो गया 4d। अब क्या करते थे? ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है? 0 है, तो 0 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। 1 होगा तो 1 करेंगे, 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अब देखेंगे कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड हमारे पास कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं, CO, मैं बताया था पहले, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो हम क्या कराएंगे? पेयरिंग। तो पेयरिंग अब कैसे कराएंगे? देखो समझो, इधर नीचे ये जो 4s है, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे पेयर करेंगे इस तरीके से, इन दोनों को पेयर मत करा देना, ठीक है। ये s के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कराने के बाद कैसा हो जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा, क्लियर हो जाएगी बात। ये 3d पूरा फिल हो जाएगा, 4s खाली हो गया, 4p खाली है और 4d तो खाली है, क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे? यहां से हमारी स्टार्टिंग होगी किसकी? CFT की, ठीक है। तो इसका कलर बताना है, तो कलर कैसे बताएंगे? तो इधर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे पास? 4, यानी कि टेट्राहेड्रल। 6 होता है तो उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और अगर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल। तो अब इसमें क्या होगा? सेम टू सेम वैसा ही है जैसा ऑक्टाहेड्रल में था। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? इस पे अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि उस वाले केस में T2G कहाँ पे था? नीचे, तो इसमें कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इजी उसके वाले में ऊपर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे। और ये जो एनर्जी है वो है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम ये वैल्यूज भी चेंज होगी, हाफ हाफ वाली, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कितने बॉक्स आएंगे? नीचे 2 बॉक्स। कितने बॉक्स डालेंगे हम? 2 बॉक्स नीचे आ जाएंगे और 3 बॉक्स ऊपर चले जाएंगे, है ना, ठीक है। पहले वाले केस में कितने थे? 3 नीचे थे और 2 ऊपर थे, इसमें अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें देखेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं पहले 3D के, कितने थे? पूरे फिल है, यहाँ पे फिल कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। कितने? जो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 के 10 फिल कर दिए, इधर भी और इधर भी। अब समझो, देखो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करता है, अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, लेकिन जाएगा तो यहाँ पर स्पेस भी तो होना चाहिए ना, तभी तो जा सकता है। और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका स्पेस नहीं है जाने के लिए, ठीक है। मीन्स ये कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं जाने का, क्लियर होगी बात। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव नहीं कर सकता, मीन्स इसका कलर कोई भी कलर नहीं शो करेगा। दूसरा CFSE पूछता है, क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम 2/5 माइनस 2/5 एन T2G माइनस 3/5 एन EG और डेल टेट्राहेड्रल। तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। CFSE का कलर तो शो कर ही नहीं रहा हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। CFSE की वैल्यू 2/5 एन T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है एन T2G में? 6 × 6 माइनस एन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है, डेल टेट्राहेड्रल। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया है? 12/5 और ये माइनस 12/5, ठीक है, कट गया, दोनों 0 हो गया, दोनों कट जाएगा, कितना जाएगा? 0। तो CFSE की वैल्यू भी क्या जाएगी? 0। ये कट जाएगा ना इससे, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की कंडीशन क्या होती है? जो हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़े थे उसमें 3 बॉक्स नीचे आते थे, इसमें 2 बॉक्स नीचे आएंगे और 3 बॉक्स ऊपर जाएंगे।
ये मीन्स कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपस में, इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कि ईजी की पोजीशन चेंज हो जाएगी और T2G की नीचे आ जाएगी, सेम इनकी भी पोजीशन नीचे ऊपर चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसका कलर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। अब इसमें एक देखने वाली बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप से दे दे, यहाँ पे ठीक है, अगर हमको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि उसमें बता दे कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो रेड कलर एब्जॉर्ब करता है, तो बताइए कौन सा कलर रिलीज करेगा। तो अगर मान लो इस टाइप का प्रॉब्लम हमको पूछेगा तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। विबग्योर जानते हो आप, विबग्योर में से आई हटा दो, ठीक है, तो जो बचेगा उसको इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब समझो, अगर क्वेश्चन में बोले कि अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज कौन सा कलर करेगा, तो कौन सा करेगा, ग्रीन कलर, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज कौन सा कलर करेगा, ऑरेंज कलर। जैसे कि सेम इसी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि NiCO4 का हमको कलर, ये अगर ये ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करता है तो रिलीज कौन सा कलर करेगा, तो कैसे बताएंगे हम, क्या बोल देंगे, ब्लू कलर रिलीज करेगा। क्लियर होगी बात? तो इस स्ट्रक्चर से हम कलर को बता सकते हैं और ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर होगी बात? ओके।